छत्तीसगढ़ के कभी बेहद पावरफुल आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा लगातार लंबे समय तक जेल में रहे और अब डीएमएफ घोटाले वाले मामले में भी हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। वैसे अनिल टुटेजा के विरुद्ध सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, कई मामलों में वो आरोपी हैं और खासकर जब भूपेश बघेल की सरकार रही तो ये अनिल टुटेजा काफ़ी पावरफुल बनकर लौटे। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय जब नान घोटाले का आरोप लगा तब भूपेश बघेल विपक्ष में थे, अनिल टुटेजा को निशाने पर लेते थे, लेकिन जल्द ही भूपेश बघेल को समझ में आ गया कि अनिल टुटेजा बहुत काम का आदमी है। उसके बाद एक कई बड़े बड़े घोटालों में अनिल टुटेजा का नाम आया, मजबूत सबूत मिले, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार उनकी जमानत याचिका नामंजूर हुई, बीच बीच में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन फिलहाल डीएमएफ घोटाले वाले मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी है, क्योंकि जस्टिस एनके व्यास ने अपने आदेश में कहा कि वो बहुत सीनियर अफसर रह चुके हैं, आर्थिक गड़बड़ी उन्होंने सोच समझ कर की थी, सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी की छापेमारी के बाद जो सबूत मिले थे वहां से ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपना दायरा बढ़ाया और अनिल टुटेजा के विरुद्ध शिकंजा मजबूत होता गया। एक नहीं कई मामलों में अनिल टुटेजा, भूपेश बघेल उनकी सरकार के राजदार बने हुए हैं। उनके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग, कोल लेवी, शराब घोटाला, नान घोटाला और कस्टम घोटाले जैसे कई मामले लंबित हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 7 और 12 के तहत लगाए गए आरोपों में आवेदक की साफ तौर पर भूमिका सामने आई है। कोई सतपाल सिंह छाबड़ा का नाम सामने आया है, जिन्हें 16 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड के मिले थे और इसका एक मोटा माल अनिल टुटेजा तक पहुंचा था। ये अनिल टुटेजा जो भूपेश बघेल की सरकार के समय कई मामलों में एक साथ अपनी आपराधिक भूमिका को अंजाम दे रहे थे, ये जानते समझते हुए कि देर सवेरे उनका अपराध पकड़ा जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन बिना इसकी परवाह किए अनिल टुटेजा ने एक के बाद एक अपराधों को अंजाम दिया। यदि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बदलती तो हो सकता है अनिल टुटेजा जैसे तमाम सफ़ेद पोश जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली दिसंबर 2023 में और जनवरी 2024 में डीएमएफ घोटाले वाले मामले की पहली प्राथमिकी दर्ज की गई और मई 2025 में बारीकी से जांच करने के बाद 9 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए और इसी साल फरवरी 2026 में अनिल टुटेजा की डीएमएफ घोटाले वाले मामले में गिरफ्तारी हुई। वैसे कई मामलों में अनिल टुटेजा मास्टरमाइंड बनकर उभरे हैं। गहराई से समझना होगा कि आखिर भूपेश बघेल के वो इतने करीबी क्यों बन गए, जबकि भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तब अनिल टुटेजा और डॉक्टर आलोक शुक्ला जैसे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी उनकी आंखों के किरकिरी थे, लेकिन सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल उनकी सरकार को ये लगा होगा यही आदमी असली काम का है, क्योंकि अंदर की बातें यही जानता है। सरकार बदलने के बाद ऐसे अधिकारी खास भूमिका में आ जाते हैं। एक और मामला है कस्टम मिलिंग का, जहां राइस मिलों से प्रोत्साहन राशि के बदले 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अवैध वसूली हो रही थी। इस मामले में भी अनिल टुटेजा ही सामने आए हैं। ऐसे ढेर सारे मामलों में जमकर अनिल टुटेजा का इस्तेमाल किया गया और अनिल टुटेजा ने लालच के मारे खुद को इस्तेमाल होने दिया। अक्टूबर 2025 में ईओडब्ल्यू ने कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में 1500 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत करते हुए रायपुर की विशेष अदालत, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई करती है, उसके सामने प्रस्तुत की गई इन 1500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया कि एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा दोनों ने मिलकर कस्टम मिलिंग के मामले में जमकर वसूली की। जबकि फरवरी 2025 की एक अन्य चार्जशीट में राइस मिलर एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत करते हुए ढेर सारे खुलासे किए थे, जिसमें बताया गया था राइस मिलर मालिकों से किस तरह से प्रति क्विंटल अवैध वसूली होती है। कस्टम मिलिंग के लिए अवैध उगाही वाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू में अपनी जांच में बताया कि 140 करोड़ की अवैध वसूली हुई है, जबकि ईडी का दावा था कि करीब 175 करोड़ की अवैध वसूली तो साल 2021-22 में खरीफ फसल की सीजन के दौरान की गई। यानी जिस तरह से घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ गहराई से समझना होगा कि भूपेश बघेल जो कई मामलों में
आरोपी हैं भूपेश बघेल की भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में भूपेश बघेल का बेटा जेल गया, उनके करीबी मंत्री जेल गए, कई लोग आरोपी बनाए गए, खुद भूपेश बघेल भी माधव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये एक पहेली बनी हुई है। लेकिन इसका सीधा राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक खास रणनीति के तहत ऐसा माना जा रहा है भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है और भूपेश बघेल के समर्थक इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, एक मामला होता तो समझ में आता, भूपेश बघेल के ऊपर एक नहीं कई मामले के आरोप हैं और भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तब भी फर्जी सब्सिडी वाले मामले में वो आरोपी हैं। आने वाले दिनों में उसकी सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर हमारे नेताओं की ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण आम लोग राजनीति में आने से बचते हैं। लेकिन हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आएँ जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग आएँ, देश और समाज का भला करें। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे और राजनीति बदनाम होती रहेगी। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।